Hello guys, how are you? I hope you are doing well. Welcome to सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों आज फिर से लेके आई हूँ PYQ पॉलिटी की। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद मैं अदर सब्जेक्ट की PYQs लाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले एक कोटेशन है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्या है? राजधानी, ध्वज, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा संप्रभुता। आगे चलते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं किया क्या? ये वाला अच्छा किया। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता और संप्रभुता। 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? ये भी दे सकता है ऐसे लाइन से। 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हाँ है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई संवैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रकार के शासन हम जितना बड़ा देखते हैं उतनी हमारी आंखें स्कैन करती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक और संसदात्मक। तो अपने शासन प्रणाली की व्यवस्था संसदात्मक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। एक्सप्लेनेशन, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, ये तीनों हैं।
राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं, ये नहीं है, यही नहीं होगा, यही आंसर है हमारा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं राष्ट्रपति में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती नहीं, ये तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है। चौथा नहीं लग रहा है, आंसर इज बी, हाँ करेक्ट, चौथा नहीं होगा। आंसर देखते हैं। लोकतांत्रिक राज्य, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति, यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका चारों है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। डी, आंसर इज डी, सही है, चारों है। ये चारों पॉइंट आप याद रख सकते हो। भारतीय संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी। नहीं, ये नहीं है, डी आंसर होगा। राजतंत्र की नहीं, भारतीय राजतंत्र की नहीं है सत्तावादी सरकार। एक्सप्लेनेशन। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना संविधान है, बिल्कुल है। ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। हाँ, इसमें आंसर बी दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है, हाँ सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, कैसे? एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभ शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है
जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये फैक्ट है। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनैतिक समानता है, साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आंसर इज डी। भारत संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका आंसर होगा एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, ये वाला आंसर एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ये तीनों पॉइंट सही हैं। कार्यकारिणी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तीनों सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं विवेक से करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है का इसका अर्थ होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्रपति का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर,
भारत लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। डी सही होगा। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों में के संशोधन के लिए 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा। अंतर का बिंदु में कौन से निम्नलिखित में से कौन है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नामात्रिक कार्यपालिका। न्यायिक समीक्षा। ठीक है, आंसर होगा बी, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, हाँ है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। ए आर दोनों सही, लेकिन ए आर की स्पष्टीकरण नहीं है। बी। आगे चलते हैं। ठीक है, वही दिया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या स्पष्टीकरण सही नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखो, ए सही है परंतु आर गलत। पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। तो ये होगा एकहरी नागरिकता। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आगे चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं।
विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। एकात्मक झुकाव, उसमें सशक्त मिश्रण। बी, पहला और दूसरा। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण। पहला और दूसरा दोनों। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों कथन 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं हैं और साथ ही यह न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। आइए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन, शराब दिखाई दे रहा है, वाह। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा सही स्पष्टीकरण है। अच्छा, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे चलते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। यूपीपीसीएस हो, आरओ हो और यूपीएससी क्यों ना हो, सब में स्टेटमेंट को क्वेश्चन पता है सरल आ रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, लेंदी आ रहे हैं कि आपको आता भी रहेगा तब भी आपको बहुत समय टाइम कंज्यूम कर रहा है पेपर। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। दोनों सही तो लग रहे हैं, व्याख्या भी सही लग रही है। सही व्याख्या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सही है, दोनों सही है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन थोड़ा समझ कम आया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण हैं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभाग समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। इसका आंसर एक नहीं दिया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके ये देखो फैक्ट है, इसको भी स्टेटमेंट बेस्ड दे सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान कौन सा है, तो वो है अपने भारत का। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहत्कार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। इसमें सभी सत्य हैं। ठीक है, इसमें अनेक संविधान के अनुभाग
समाविष्ट हैं, ये भी सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं, ये भी सही है। एक बड़े देश का संविधान शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ एवं राज्य सरकारों का संविधान है, ये भी सही है। चारों सब हैं, सही हैं। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। कथन है ए और दूसरे आ को कारण आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नहीं, व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा है, देखो इसमें संघात्मक व्यवस्था की बात की गई है और इसमें न्यायालय की न्यायिक बात की गई है, ठीक है। व्याख्या सही दोनों है, सही दोनों हैं, दोनों सही है, परंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा दिया है, और पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय, देखो थोड़ा इसको फिर से पढ़ते हैं। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में एकमात्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कारण दोनों कारण ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ए आर दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या भी है। आगे चलते हैं। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? आइवर जेनिंग्स, केसी वियर, लॉर्ड ब्राइट। केसी वियर ने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ठीक है, ये सही है। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।
ये अच्छा, ये कथन पूछा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था, देखिए दूसरे लैंग्वेज में पूछ लिया, वो क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में था, ये दूसरी तरह से पूछा है। ये है लेवल यूपीपीसीएस का, ठीक है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन हाँ तरीका अलग है दोनों का पूछने का, ठीक। कंटेंट तो वही होता है, पूछने का तरीका अलग होता है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी बियर का है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। तो यह BR अम्बेडकर का कथन है। क्या है फिर से देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। BR अम्बेडकर। आगे चलते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। यह है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो ये है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं होता है गणतंत्रात्मक अवधारणा से संबंधित, ठीक है। बाकी तीनों हैं, कौन कौन से। एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो, गणतंत्रीय अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में होते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, बिल्कुल होता है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, नहीं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। पहला, तीसरा ही लग रहा है मुझे। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। यह भारत और अमेरिका दोनों के भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में कौन सी विशेष समान है, तो यही समान है इसमें। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ठीक है। दोनों के पास है, भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, समान, यही है दोनों में समानता। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय संविधान तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही, भारतीय राष्ट्रपति और तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष होती है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है तथा अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा, देखो अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के से संघवाद की ओर खिसकी है? तो होगा, इसका आंसर होगा 1970 के दशक में। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। यद्यपि 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य के कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1970 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, नया टॉपिक। थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख जाता है। चलिए न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र 21 तीलियां हैं, ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। 1 और 3 सही है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया, इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बस यही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की संविधान सभा ने किस अधिवेशन के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया? तो चौथे अधिवेशन के तहत 1947 में 14 जुलाई 1947 को से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 है। उसमें 3:4 था, इसलिए वो गलत था। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। ठीक है, जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। डी, ना तो 1 ना तो 2। आइए उत्तर देखते हैं इसका। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। न्यू टॉपिक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य एवं, देखो पीवाईक्यू से यही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं कि हम कोई चीज़ स्टार्टिंग से, हम जब बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पीवाईक्यू में हम टॉपिक वाइज हमारा रिवीजन हो जाता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संविधान के अनुच्छेद 1
में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के पहले में है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, तीसरे में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे चलते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, मंत्रिपरिषद में, तो इसका आंसर होगा ए, संसद में। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये सही है। इसमें सही नहीं पूछा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, यही हमको गलत लग रहा है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, बिल्कुल समझा जाएगा। आगे चलते हैं। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रकार के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सी, ये संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये गलत है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, देखो, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संबंधित या संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के लिए कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं। आगे चलते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। किसी भी राज्य का क्षेत्र भारत संघ नहीं है, ये गलत है, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा,
या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन कम समझ में आया। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी, आगे चलते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इस अनुच्छेद के परंतुक के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या दिया है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? अच्छा, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर ये है, राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर ये भी है, ये डी नहीं है। ठीक, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। ये है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, सही है। एसके धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। हाँ, ये तो सही है। पूछा क्या है इसमें? सहायता में बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही लग रहा है मुझे तो।
सभी सही है डी। ठीक है, तीनों सही होगा। संविधान के यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यह भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके तहत आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी है। ये तीनों पॉइंट आप यहीं याद कर लो। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके तहत आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी, जेवीपी कमेटी, पट्टाभी मतलब जवाहरलाल नेहरू, देखो जेवीपी कमेटी 1948 में गठित पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी इसको बोला जाता है, ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है। अलग होने की मात्र एक वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। हाँ, केवल एक सही है। देखो इसका कितना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया, इसको पढ़ते हैं, एक टॉपिक रिवाइज हो जाता है इससे। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायपालिका अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार, देखो इसको थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28। वर्तमान के अनुसार 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, फिर ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी चेंज हुआ है हाल ही में। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य 7 संघ राज्य क्षेत्र थे, किंतु 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए
और तत्पश्चात दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई। अतः वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। बन जाने के बाद, अच्छा ये 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा होगा ना, तो 28 अब भी हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्र 8 हो गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दमन और दीव हैं, पुडुचेरी है, गोवा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा 69। हाँ, 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। ये याद रखिएगा, फैक्चुअल भी है, आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम 1991। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। आगे चलते हैं। कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत 1974 के द्वारा सिक्किम, कहीं कहीं 1975 दिया रहता है। 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, ये अगर आपको सारे नहीं पता है तो दूसरा देख लो, तो दूसरा देख लोगे तो सबसे लास्ट में हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों ऑप्शन गए काम से। और अब देखो कि इसमें से कौन सा होगा। चौथा हरियाणा, ये इसमें से देखो दोनों में चौथा है, तो और आगे देखते हैं। चौथा हरियाणा, झारखंड तो 2000 में, देखो तेलंगाना 2014 में हुआ, झारखंड 2000 में हुआ, हरियाणा और गोवा 1960 में हुआ शायद, 66 में शायद, और हरियाणा तो हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, झारखंड तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और तेलंगाना, गोवा और तेलंगाना। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और नहीं, ये होगा दूसरा, बी। चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा देखते हैं। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000,
हरियाणा 1 नवंबर 1966। ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000, हरियाणा 1966, गोवा 1987। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ क्या है उनके निर्माण, अच्छा इसमें भी वही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो वही सिक्किम 1975, झारखंड 2000, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें होगा ये भी 2000 होगा, ठीक, ये भी 2000 होगा, और सिक्किम होगा 1975, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें होगा पहले चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा ना बी। ये देखो इसमें आपको ढेर सारे काफ़ी हैं, इसको रिवीजन करने लायक है ये, इसको देख लेते हैं यहीं पे। आंध्र प्रदेश वो आंसर हो गया ना बी, 1953। ठीक है, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000। आगे बढ़ते हैं, पहले छत्तीसगढ़ का हुआ, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 2000 में। निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो इसमें होगा सबसे पहले हरियाणा 1987, सिक्किम 1975, नागालैंड, मेघालय। तो ये होगा 1987 नहीं, तो इसका होगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला आंध्र प्रदेश, तीसरा हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्रम है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। पहले हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। हरियाणा 1966 में हुआ था। आगे चलते हैं। नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम। नागालैंड, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, नागालैंड 1962। नागालैंड 1962, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975 और नागालैंड 1962। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका। आगे चलते हैं। क्या दिया? नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो इसका 1948 शायद एक भी नहीं है। आइए देखते हैं किसका हुआ। पश्चिम बंगाल 1947, 26 जनवरी 1950। असम 1947, पंजाब 1947, हिमाचल प्रदेश 1948 में हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसमें उत्तर होगा, तो इसमें दिया है हिमाचल प्रदेश।
1971 दिया है इसमें। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950, असम 26 जनवरी 1950, पंजाब 26 जनवरी 1950, हिमाचल प्रदेश जो है प्रोविंस था 15 अप्रैल 1948 और स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 को सौंपी। तो इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, ना तो 1953 दिया है, ना तो 1955 दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, एम पर्णिकर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है निम्नलिखित में से। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। इससे पूर्व भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, नागरिकता। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो 5 से 11 तक। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। ठीक है, अमेरिका में 2 नागरिकता है, राज्य की और केंद्र की भी। भारत के नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, सही है, किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है, सही है, सरकार की आलोचना करता है। तीसरा नहीं होगा, पहला, दूसरा और चौथा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो खो देगा, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। यदि वह खो देगा, आलोचना करने पे तो नहीं खोएगा, हाँ देशद्रोह के आधार पर जरूर सजा मिलती है। चौथा नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा लग रहा है। ए नहीं, पहला और दूसरा है, तीसरा चौथा नहीं होगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, नागरिकता का परित्याग करता है, तो पहला और दूसरा सही है, सी। आइए देखते हैं। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश की नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु अपने पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसमें होगा सी, इसका आंसर होगा सी। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत
भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह होंगे। एक वयस्क बच्चा जिसके माता पिता से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड का में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं या संसद। इसका आंसर होगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर, राज्यसभा में 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्य द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो दोस्तों ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, मूल अधिकार से टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आपकी हेल्प होगी। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, कोई भी मॉक टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले PYQ लगाइए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे। और बार बार बुक पढ़ने से रिवीजन नहीं होता। अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिया है अच्छे से तो आप क्वेश्चन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू आपका रिवीजन भी होगा टॉपिक वाइज। तो इसीलिए मैं PYQ ये वीडियोस ला रही हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट PSS UPSC में ही काम आएगा। आप पॉलिटी ये हर जगह काम आएगी, चाहे जिस स्टेट का आप दो और कोई भी एग्ज़ाम दो। इसमें फैक्चुअल भी है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव भी है और कॉन्सेप्चुअल भी हैं। तो ये सब में काम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप